सो हेलो एवरीवन, पीआईबी के डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। एक नया इनिशिएटिव है। इसमें गो थ्रू होंगे जो टॉपिक्स हैं, वेल प्रिपेयर्ड स्लाइड्स हैं, ग्राफिक्स हैं, उसके माध्यम से हम टॉपिक्स को समझेंगे। और इन सारे टॉपिक्स का जो भी डिस्कशन होगा उसको आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं और सौरभ पांडे सीएसई ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा 5 AM के अंदर। ये पूरा का पूरा सेशन आपको डेली बेसिस पे मिलेगा, तो इसको देख लेते हैं। ये लास्ट में आपको टॉपिक्स भी दिखा दूंगा। जैसे ये जो टॉपिक्स हम लोगों ने पिक किया है, पीआईबी का पूरा एनालिसिस आप देखेंगे ना, ये पूरा अलग अलग आर्टिकल्स हैं, उनमें से जो यूपीएससी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उसको पिक किया गया है। जैसे ये एक एमओयू है, नेस्ट वाला है, उसके बाद और भी बायोडाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट में चीज़ें आई हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोग सारे जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी कंटेक्स्ट में उसको डिस्कस करेंगे। देखिए पहला जो टॉपिक है, देख लेते हैं, पहले टॉपिक्स को ही देख लेते हैं। देखिए एक बायोडाइवर्सिटी कमिटमेंट एंड अचीवमेंट है, तो ये डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या बातें बोली गई हैं, इसमें मेंस का बढ़िया प्रश्न बन सकता है, प्रीलिम्स एस्पेक्ट से रिलेटेड भी है। इसमें मैं क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस करूंगा सेशन के एंड में। जो पॉसिबल क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में होंगे वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर देखिए एक दूसरा जो टॉपिक आता है इंडियन मिड एंड सी एक्सपोर्ट के ऊपर है, जिसमें फर्स्ट एवर सी शिपमेंट ऑफ बोटेनिकल इन्फ्यूज रेडी टू कुक मिलेट फंक्शनल फूड के बारे में, अपेडा के बारे में क्या है, इसके लॉजिस्टिक्स हैं, क्या क्या जरूरत है, ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, ये डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आ जाता है दैट इज नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इक्विटी कंटेक्स्ट में है। मतलब जैसे एमओएफ कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स के ऊपर स्टेप्स लिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इक्विटी कंटेक्स्ट में, तो क्या क्या चीजें हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में, वो सारा देखेंगे। देखिए पीआईबी का जो प्रिपरेशन है, अब यूपीएससी के एग्जाम के अकॉर्डिंग चीजें आ रही हैं, डिटेल टॉपिक्स भी आ रही हैं, तो खाली इसमें हम इन्फॉर्मेशन और स्कीम्स लेकर नहीं चलेंगे। जो टॉपिक्स यूपीएससी रेलेवेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो या मेंस स्पेसिफिक हो, हर एक आयाम पर चर्चा की जाएगी। तो ये सारी चीजें, ये डिस्कशन होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट जो आ जाता है दैट इज अबाउट द, इसका रेलेवेंस भी देखेंगे। फिर ट्राइबल डिजिटल डिवाइड, नेस्ट एंड अमेजन पार्टनरशिप के ऊपर ये टॉपिक आपका आता है, इस पर भी विल डिस्कस जो भी एस्पेक्ट है। फिर कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी के जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो भी डिस्कशन करेंगे। मेन फाइंडिंग, इंटरप्रिटेशन क्या है, ये सारी चीजें हैं, फिर कैसा रेलिवेंस है। फिर एडाप्टिव बायोटेक्नोलॉजी का कंसेप्ट है, इस पर भी चर्चा करेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे और क्यों ये जरूरत है, पॉलिसी सपोर्ट क्या है, रिसर्च फ्रंटियर्स क्या है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या यूपीएससी में किस तरीके से रेलिवेंट है, ये सब टॉपिक्स एक एक करके। तो टोटल आपके पास 6 टॉपिक्स हैं आज के लिए, और ये सारे टॉपिक्स का हाई क्वालिटी जो पीडीएफ है वो भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। देखिए जो पॉसिबल क्वेश्चंस है ना, ये जो आपको क्वेश्चंस है उनको भी सॉल्व करना है। जो भी ये पॉसिबल क्वेश्चन है नेस्ट के ऊपर है, अलग अलग है, नेस्ट एलएफ अमेजन के बारे में बात किया जाए, अपेडा मिलेट फंक्शनल फूड एक्सपोर्ट की बात किया जाए, एडाप्टिव बायोटेक्नोलॉजी की बात किया जाए, फिर कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी डेटा है, इस पर भी है, बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस कंटेक्स्ट में है, तो ये क्वेश्चंस भी लास्ट में वी विल डिस्कस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंटेक्स्ट में टॉपिक है। फिर आपका जन समर्थ पोर्टल के बारे में भी एक चर्चा है। सेकंड जनरेशन डिजिटल डीजल इक्विवेलेंट बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी कंटेक्स्ट में एक टॉपिक है। तो ये सब एक एक करके डिस्कशन होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, इंडिया का बायोडाइवर्सिटी कमिटमेंट एंड अचीवमेंट। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी की अगर बात किया जाए तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम काफी सारे स्टेप्स लेना चाहते हैं। मतलब जो बायोडाइवर्सिटी शब्द आप यूज करते हैं तो उसके लिए मतलब है कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम, अलग अलग उनकी कितनी डाइवर्सिटी, दैट डिफाइंस द बायो डाइवर्सिटी। कई प्रकार के हम लोग कंजर्वेशन एफर्ट्स भी ले रहे हैं, लीगल फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटी के द्वारा कदम भी उठाए जा रहे हैं। अगर इस पूरी बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो हर एक प्लांट का अपना एक रोल है, पॉलिनेशन है, सॉइल फॉर्मेशन है, न्यूट्रिएंट साइकिल है, वाटर प्यूरिफिकेशन है और क्लाइमेट रेगुलेशंस हैं। तो ये सारे अलग अलग फंक्शंस हैं। तो चाहे आप फूड सिक्योरिटी की बात करें, लाइवलीहुड की बात करें, क्लाइमेट के प्रोटेक्शन की बात करें, इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करें, हर एक आयाम में बायोडाइवर्सिटी का अपना एक महत्वपूर्ण है। तो देखिए जो गवर्नेंस है, जब हम बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो नेशनल लेवल पे आपके नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है और लोकल लेवल पे हमारे पास बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैं। इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मॉडल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सारे जितने भी आपके अलग अलग अथॉरिटी, उनके बीच में एक इंटीग्रेटिव अप्रोच होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कैसे साइंटिफिकली मैनेज करें, हैबिटेट को कैसे रिस्टोर करें और जो स्पीसीज है उनको किस तरीके से रिकवर करें, कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को कैसे इंश्योर करें और साथ में रिसोर्सेज का कैसे उपयोग करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें जैसे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट अगर बात किया जाए या पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स की बात किया जाए, जिसमें लोग खुद कई जो स्पीसीज देखते हैं तो उसको हाईलाइट करते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी काफी सारी है, लगभग 2,76,000 के आसपास है। रूरल और अर्बन एरियाज, लोकल बॉडीज के अंदर ये कहीं ना कहीं एक्टिव है। इसी तरीके से पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें लोकल स्पीसीज, हैबिटेट, ट्रेडिशनल नॉलेज की जो भी मतलब लोग हैं अगर बायोडाइवर्सिटी को ऑब्जर्व करते हैं तो वो इन रजिस्टर में, जिसे पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बोलते हैं, उसमें मेंशन होता है, तो उसको रिफर किया जा सकता है। उसके बाद देखिए हमारे अगर जो लीगल फ्रेमवर्क है तो वी हैव एन एक्ट कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये एक मेन कंजर्वेशन लॉ भी है और मेन इसका ऑब्जर्वेशन अगर देखा जाए तो इसमें किस तरीके से हम जो बायोडाइवर्सिटी से जो बेनिफिट्स हैं उनको कैसे शेयर कर सकते हैं, कैसे उसके कंजर्वेशन के लिए कदम उठा सकते हैं और सस्टेनेबल बेसिस पे बायोडाइवर्सिटी का यूटिलाइजेशन या बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज या अर्बन लोकल जो बॉडीज होती हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का गठन या अलग अलग संस्थाएं हैं,
इनके गठन की जब हम बात करते हैं तो उसका बेसिस ही बायोडायवर्सिटी एक्ट है। इसका अमेंडमेंट 2023 के अंदर किया भी गया था, जिसमें फोकस किया गया था कि किस तरीके से ये जो एक्ट है इसको और प्रैक्टिकल वे में जो है उसको इंप्लीमेंट किया जाए। रिसर्च है, इनोवेशंस हैं, ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उनको कैसे हम प्रोटेक्ट किया जा सके, और साथ में कैसे हम बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाएं और गवर्नेंस को किस प्रकार से इंप्रूव करें। ट्रेडिशनल नॉलेज की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल नॉलेज एंड रिपोजिटरी पे भी फोकस किया गया है। ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब पुराने टाइम पे जो हमने चीज़ों को अर्जित किया है, जो ज्ञान है, जो ट्रेडिशनल विजडम है, उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। तो कम्युनिटी लेड विजडम को हम अक्रॉस जनरेशन कैसे प्रोटेक्ट करें, चाहे वो इकोसिस्टम से रिलेटेड हो, फूड है, मेडिसिन है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें हमें प्रोटेक्शन करना है। अब इसमें सेक्शन जो 39 है बायोडायवर्सिटी एक्ट का, वो एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कैसे एक संस्था का गठन किया जा सकता है जो कि जो ट्रेडिशनल विजडम या ट्रेडिशनल जो पुराने नॉलेज है बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड, उसको हम एक तरीके से प्रोटेक्ट करें, उनको एक सेफ कस्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल और जो स्पीसीज है उनका नॉलेज हम उसको प्रोटेक्ट करें। तो 20 इंस्टीट्यूशंस जो है लगभग इनको डेजिग्नेट की गया है, जो कि 2 नई भी नोटिफाई की गई हैं, जो कि जिनका काम है कि जो भी डिस्कवर्ड स्पीसीज हैं उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एक प्रकार से किया जाए। अब इसमें देखिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बायोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ऐसे कई सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं टाइगर्स एंड हैबिटेट कंजर्वेशन के लिए प्रयास कर रहा है। जैसे जूलॉजिकल एनिमल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल प्लांट डाइवर्सिटी, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के लिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टाइगर और हैबिटेट कंजर्वेशन के लिए। फिर नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड है, उसका सेक्शन 27 है, वो एक ऐसा फंड है जो कि कंजर्वेशन एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। ऐसे हमारे पास बायोफिन इंडिया करके भी है, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ा है, जो कि फंडिंग नीड्स और कंजर्वेशन के लिए जो फाइनेंस की जरूरत है उसके लिए प्रयास करता है। अगर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी अभी सब पीआईबी के अंदर है, तो उसमें हमारे पास नगोया प्रोटोकॉल है 2010 का, जो कि कॉप 10 जापान के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था, और ये लीगली बाइंडिंग है। इसमें मेनली जो जेनेटिक रिसोर्सेस हैं, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी उससे एसोसिएटेड जेनेटिक जीन्स हैं, जेनेटिक रिसोर्सेस हैं, उनको कैसे सभी की भलाई के लिए यूज किया जा सके। फिर ऐसी कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क है, कॉप 15 है, तो उसमें भी कहा गया कि जो भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस है उसको कैसे रिवर्स किया जाए बाय 2030, और नेचर के साथ हार्मनी के साथ हम कैसे रह सकते बाय 2050। नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो अलाइंड है विथ सो कॉल्ड कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, तो नेशनल स्ट्रेटजी को इसी फ्रेमवर्क के साथ, क्योंकि हम भी इस फ्रेमवर्क में जो भी टारगेट है उसको हम अचीव करना चाहते हैं, तो नेशनल स्ट्रेटजी अलाइंड विथ दिस कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अब देखिए कंजर्वेशन अचीवमेंट्स की बात करें तो लगभग टाइगर की पॉपुलेशन हमने इंक्रीज की है, 3600 तक रीच किया है। और इसके अलावा जो फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, 8.27 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज देखने को मिला है। प्रोटेक्टेड एरिया में देखा जाए तो उसमें भी इंक्रीज मिला है, लाइक 1134 प्लस स्क्वायर किलोमीटर का जो है इंक्रीज है। रेड लिस्ट रोड मैप की बात करें तो इट इज लेड बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया विथ आईयूसीएन इंडिया। साइंस बेस्ड थ्रेट एंड स्पीसीज असेसमेंट पॉलिसी है, मतलब कौन सी स्पीसीज एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वो सामने आपका रखा जाता है। एक्सेस एंड बेनिफिट्स शेयरिंग मैकेनिज्म कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं उनको कैसे ले जाके और उससे बेनिफिट कैसे हम लिया जा सकता है, तो उसके लिए भी एक मैकेनिज्म लेकर आना, मतलब यहाँ पे जो बेनिफिट है उसको कैसे शेयर किया जा सके, जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं उसके बेनिफिट को किस तरीके से हम शेयर कर सकते हैं, उसमें चाहे वो रिसोर्सेस हो या ट्रेडिशनल नॉलेज हो। तो यहाँ पे एक जो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म है, इसके तहत हमारे पास एबीएस ई फाइलिंग पोर्टल भी है, जो कि ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट वे में चीजों को अप्रूव भी करता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बेनिफिट शेयरिंग अप्रूवल भी किए गए हैं 2026 में, जो कि काफी महत्वपूर्ण है यूपीएससी कंटेक्स्ट में भी देखा जाए। 26 की माइलस्टोन की बात अगर करें तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये आपका किया है, भोपाल में एक संस्था है वहां पे, और इसमें चीता और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन पे फोकस किया गया है। उसमें कस्टम माइंड स्टैम्प, इंडियन बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट और एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग है, उसके लिए प्रोटोकॉल, ये सब आपका डेवलप किया गया है। इसके अलावा ये टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 में आपकी बायोडाइवर्सिटी कंटेक्स्ट में जो भी हमने अभी डिस्कशन किया वो महत्वपूर्ण बनता है। दूसरा टॉपिक नंबर 2 देखते हैं, दैट इज इंडियाज मेड इन सी एक्सपोर्ट। आप न्यूज़पेपर एनालिसिस भी मुझसे जुड़ सकते हैं जो 8:30 के आसपास होता है मॉर्निंग में, तो उसको भी आप गो थ्रू होइएगा। अब मैं आपको पीआईबी भी प्रोवाइड करता हूं, अगर आपका पार्टिसिपेशन अच्छा रहेगा तो आई विल कंटिन्यू इट, तो इसको आप कंटिन्यू कर, मतलब इसको कंटिन्यू रहेगा। आप कमेंट जरूर से करें, लाइक बटन प्रेस करें, और इस सेशन का पीडीएफ आपको सौरभ पांडे सीएसई ऐप के अंदर मिलेगा, और सौरभ पांडे यूपीएससी जो यूट्यूब चैनल है वहां पे मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। लेट्स प्रोसीड टू इंडियाज मेड इन सी एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत का पहला सी शिपमेंट ऑफ बोटेनिकल इन्फ्यूज रेडी टू कुक मिलेट फंक्शनल फूड, तो मतलब एक तरीके से देखिए एक फंक्शनल फूड है। फंक्शनल फूड की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, ऐसा फूड जिसको आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें सर्टेन न्यूट्रिशंस ऑलरेडी रहते हैं, तो पहली बार ऐसा फूड हमने डेवलप किया है, मतलब, और उसको हमने कर्नाटका से न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट भी किया है। पहली बार ऐसा किया है, कर्नाटका से हमने न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट भी किया है। तो यहाँ पे जो संस्था है जिसने इस चीज को सपोर्ट किया है वो अपेडा है, जो कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कि कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम फैसिलिटेट करें जो कि एक्सपोर्ट में मदद करे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ही आता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका कार्य यही है कि एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट ग्लोबली। शिपमेंट लॉजिस्टिक की अगर बात करें तो इसमें क्वांटिटी काफी थी, मतलब क्वांटिटी रेडी टू कुक फॉर्मेट में, और इसको सेंड किया कि मतलब इसको डायरेक्ट कुक करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फंक्शनल फूड का मतलब होता है इसमें बेसिक न्यूट्रिशन होता है और इसमें बायोलॉजिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली। एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है कि डाइजेशन में आसान होता है, एनर्जी होता है, इसमें मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है, ओवरऑल सो कॉल्ड अच्छा फूड माना जाता है। ठीक है,
तो हेल्थ बॉटनिक्स कंटेक्स्ट में देखा जाए तो फूड्स प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स, दे हैव दिस एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स जस्ट बेसिक न्यूट्रिशन के बाद भी इसके कई ऐसे फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे कई, जैसे इसमें इन्फी एग्रोटेक करके है, उसने डेवलप किया है यूनिक प्रोडक्ट्स को स्पेशली ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग, और उसको न्यूजीलैंड में एक्सपोर्ट आपका किया गया। अब अगर थोड़ा सा तेज लगे तो आप उसको पॉज करके सुन सकते हैं, क्योंकि देखिए पीआईबी है तो इसमें ऐसा नहीं 1 घंटा सेशन ले रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके उसको कवर कर लेना है, ये टॉपिक्स आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल प्लेयर से हम जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल कस्टमर बेस डेवलप कर रहे हैं, इससे हमारा ग्लोबल मार्केट भी इंक्रीज होगा। देखिए मिलेट की अगर बात करें, ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है और एक्सट्रीमली क्लाइमेट रेजिलेंट भी होता है। तो क्लाइमेट रेजिलेंट का मतलब क्लाइमेट चेंज अगर ज्यादा होगा तो इन पे बहुत असर नहीं पड़ता है, ग्लोबल कंज्यूमर को बढ़ाते हैं, तो ये हमारे फार्मर्स के लिए भी ठीक है। फिर कई मिलेट्स को हम ग्रो करते हैं तो हमारे फार्मर्स के लिए भी ये बेनिफिट होगा। टॉपिक नंबर 3 की तरफ चलते हैं, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंट्रोड्यूस किया रिफॉर्म्स मेकिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इक्विटीज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ईजियर। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है ना, देखिए सिक्योरिटीज क्या होती है, कागज की तरफ मानिए, उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करके मतलब एक गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी होगी उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, सर्टन टाइम पीरियड में पैसा मिलता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उसमें कैसे आसानी से, या जो प्रोसेस उसमें रिफॉर्म्स किए गए हैं जिससे कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है इंडियन शेयर इक्विटीज में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, उसको आसान किया जा सके। मेनली एम क्या है कि हम अट्रैक्ट करें स्टेबल लॉन्ग टर्म फॉरेन कैपिटल को, हम अट्रैक्ट करें, तो इक्विटीज में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट करें। तो इसमें मेनली ये प्रयास किया जा रहा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, और इन सबको, और साथ में जैसे पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पीआरओआईज भी बोलते हैं, इंडियन जो आउटसाइड इंडिया में रहते हैं, ऐसे इंडिया जो कि रेसिडेंट इंडिया में नहीं बट अंडर फॉरेन एक्सचेंज लॉ के तहत है। तो यहाँ पे आप देखिए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, जो भी मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, बैंक्स होते हैं, तो वो आके इन्वेस्ट कर सकें। तो यहाँ पे इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में वो इन्वेस्ट कर सके, तो उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। देखिए पास्ट में क्या है कि बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस था एनआरआईज पे, मेनली रिस्ट्रिक्टेड था एनआरआईज पे, और सो कॉल्ड जो ओवरसीज इंडियंस है उसी तक रिस्ट्रिक्टेड था। अब जो नया है वो अलाउ करता है सो कॉल्ड इंडिविजुअल जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, ये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में ऑफ लिस्टेड इंडियन कंपनीज, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के माध्यम से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल पीओआई की जो लिमिट पर कंपनी में जो शेयर हो सकता है वो 5 से 10% किया गया है। ओवरऑल जो लिमिट है वो आपका 10% से 24% किया गया पर कंपनी, ठीक है। सारे, जैसे मान लीजिए जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडियंस हैं, तो एक इंडिविजुअल 10% से ज्यादा नहीं कर सकता, और सारे मिला के 24% से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये इट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट थर्ड अमेंडमेंट रूल 2026। ये रूल है जिस रूल के तहत इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या होगा, इससे जो पार्टिसिपेशन इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टर का बढ़ेगा, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो कंप्लायंस फ्रिक्शंस है, मतलब एक तरीके से कंप्लायंस से जो डर रहता है कि हम इसमें करें ना करें इस टाइप से, तो वो थोड़ा सा उसमें रिडक्शन आएगा। और मेन ये भी रहेगा कि जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रोबस्ट सिस्टम है एनआरआईज और ओवरसीज इंडियंस के लिए है, उसी का इस्तेमाल, उसको सिंप्लीफाई करके इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि सो कॉल्ड और अधिक कैपिटल इनफ्लोस को अट्रैक्ट किया जा सके। गवर्नमेंट सिक्योरिटी शब्द अगर आप यूज करते हैं तो ये भी एक प्रकार के डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि इसके इन सिक्योरिटीज के माध्यम से ही सरकार उधारी लेती है, मतलब लोग इन्वेस्ट करते हैं, फिर उन्हें सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो उस मतलब उनको वो पैसा वापस ले सकते हैं विद द इंटरेस्ट रेट। तो ये भी एक प्रकार का डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट। तो एक जो एम है रिफॉर्म्स का, एम यही है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो फ्रेमवर्क है ना, मतलब एक तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और इंक्रीज हम करें। तो अभी धीरे धीरे हम एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब अलग अलग जो चीजें फुली एक्सेसिबल रूट की तरफ हम जा रहे हैं, मतलब जो एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो फुली अवेलेबल हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस ना हो, 15 साल 30 साल 40 साल इस तरीके से हम प्रोड्यूस करें। उसके बाद सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, मतलब सरकारी ग्रीन बॉन्ड, मतलब ग्रीन बॉन्ड का मतलब जो भी पैसा इकट्ठा होगा उसको उसको हम एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए यूज करेंगे। तो इन फॉर एलिजिबल टेनर्स आर नाउ इंक्लूडेड अट्रैक्ट कैपिटल फॉर ग्रीन सस्टेनेबल प्रोजेक्ट। फिर देखिए जनरल रूल्स जो है वो डिफाइन आपके किए गए, कई रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट, एक जो लिमिट लगाई गई थी वो हटाई गई है ना। सिक्योरिटी वाइज इन्वेस्टमेंट जो लिमिट है कि किस सिक्योरिटी में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस सारी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया है। 6% ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, मतलब कुछ लिमिटेशंस जो है उनको रिटेन किया गया है। और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 6% का और 2% का ऐसा लिमिटेशन लगाया गया। सेपरेट जनरल और लॉन्ग टर्म कैटेगरीज जो है उनको मर्ज किया गया है। सिंगल लिमिट अप्लाइज टू बोथ, मतलब जो एक लिमिट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनमें जो लिमिटेशंस हैं उसको भी एक सिंगल रखा है, मतलब सिंगल लिमिट उसमें अप्लाई की गई है सर्टेन केसेस में। कुछ इसमें टैक्स एग्जेम्पशंस भी दिए गए हैं। जो भी प्रॉफिट अर्न होंगे, जब भी कोई इन्वेस्टर सेल करेगा सिक्योरिटी एट अ प्राइस हायर देन द परचेस प्राइस, मतलब 100 रुपए का खरीदा और 200 का बेचा, तो उसमें उसे प्रॉफिट जो भी अर्न होगा तो उसमें सर्टेन रियायत होगी। और ये लाइक इट विल बी एप्लीकेबल स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2026, मतलब इंटरेस्ट और कैपिटल गेन दोनों को अगर हम देखें फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दे विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स, ठीक है। ग्लोबल अपील सिस्टम है, क्यों टैक्स एग्जेम्पशन मैटर करता है, क्योंकि इट अलाइंस विद टैक्स ट्रीटमेंट विद कंपेरेबल इंटरनेशनल मार्केट। जो इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है वो और अधिक अट्रैक्टिव होंगी, क्योंकि उनको अगर टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा तो
लोग और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ये है तो टारगेट जो इंस्टीट्यूशनल जायंट्स हैं, मतलब जैसे दूसरे देशों में उनका जो पेंशन फंड है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं या सोवरेन वेल्थ फंड है, वो आके हमारे अलग अलग जो फंड है वहाँ पे ये हमारे इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो उस पर हमें इन्वेस्टमेंट भी अधिक मिलेगा और इससे हमारा ओवरऑल मार्केट पे भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक कैपिटल मार्केट इस कंटेक्स्ट में टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग लाइक बटन जरूर से प्रेस करिएगा एंड डाउनलोड सौरभ पांडे सीएसई ऐप। सीएसई ऐप, मेरी जो क्लासेस हैं वो सौरभ पांडे सीएसई ऐप के अंदर होती हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल हम लोग चालू कर रहे हैं 21 जून से। ठीक है, अल्टीमेट रहेगा, 100 लाइव क्लासेस होंगी और डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस, अगर आप 27 की तैयारी कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स के लिए आप जुड़ सकते हैं, जो कि मंडे से चालू होंगी, 12:50 पे क्लासेस होंगी। ठीक है, तो इसका जरूर से जरूर करें और 35+ क्वेश्चन मेरे सेशन से आए हैं, तो आप लोग जो डेली न्यूज एनालिसिस होता है उसको भी आप गो थ्रू हो सकते हैं, जो इसी चैनल के अंदर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिजिंग द ट्राइबल डिजिटल डिवाइड, नेस्ट एंड अमेजन पार्टनर। तो एक एमओयू साइन किया गया जिसमें टू इंप्लीमेंट द अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम इन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, एक तो नेस्ट है, दूसरा लर्निंग लिंक फाउंडेशन एलएलएफ है, एक पार्टनर है इसके साथ, और एक अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग जो एक कॉर्पोरेट फिलेंथ्रॉफी है फॉर टेक एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड एजुकेशन, और जो हमारे ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, तो इनके बीच में पूरा ये एक ये नेस्ट करके ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, फिर यहाँ पे एलएलएफ है, लर्निंग लिंक फाउंडेशन जो कि इंप्लीमेंटेशन पार्टनर है, फिर अमेजन है जो कि फ्यूचर इंजीनियर, जो कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कॉर्पोरेट एक है जो कि एजुकेशन टेक एजुकेशन प्रमोट करती है। तो ये सब मिलके जो है ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए कार्य करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये इसमें टाइमलाइन रखी गई, स्टार्ट ईयर इसका 2022 में था, लगभग 80,000 ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, 6 to 9th के लिए है। अब इसको रिन्यू कर दिया गया है, 2028 तक जो है किया गया, और 2 लाख मोर स्टूडेंट्स को कवर करने की बात की गई है, बेसिक एडवांस्ड स्किल जो है प्रोवाइड करने की बात की गई है। तो ये जो एएफई प्रोग्राम है, इसमें कई चीजें हैं, जैसे कोडिंग के बेसिक्स सिखाए जाएंगे, एआई की लिटरेसी पढ़ाई कराई जाएगी, और करियर एक्सपोजर, अवेयरनेस ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड करियर ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। दूसरा देखिए, जो रोल है इंप्लीमेंटेशन पार्टनर का, ट्रेनिंग, सपोर्ट, मेंटरिंग, ये सब करना, जो नेस्ट है जो कि एक संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर, तो वहां पे आप देख सकते हैं, तो इसमें नॉमिनेशंस एंड पार्टिसिपेशन, जो टीचर्स होंगे जिसमें काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करना, सपोर्ट करना, ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, केएसओ की बात अगर किया जाए, तो ये ऑब्जर्वेटरी है, ये कोडाईकनाल तमिलनाडु के अंदर है, होल्ड इंडियाज ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस सोलर डेटा, मतलब सोलर डेटा मतलब सूरज को ऑब्जर्व करती है, और उससे रिलेटेड काफी सारा डेटा भी है, काफी समय से भी है। ये स्टडी कंडक्ट की गई बाय साइंटिस्ट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है। अब इन्होंने कई पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं जो हमें थोड़ा सा जानना चाहिए। इन्होंने स्टडी किया है रिलेशनशिप बिटवीन सोलर साइकिल एंड सोलर सरफेस नेटवर्क फीचर, मतलब एक जो सोलर साइकिल है जो कि ऑलमोस्ट 11 ईयर्स की होती है और रिपीट करती है, और असल में जो सोलर सरफेस में जो चेंजेस आते हैं, एक्सप्लोजन कब आता है, ठीक है, सोलर विंड्स के बारे में, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको समझना। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है, दैट इज द सोलर कन्वेक्शन, जो एनर्जी इनसाइड द सन मूव्स आउटवर्ड थ्रू इट्स आउटर लेयर वाया कन्वेक्शन, मतलब मान लीजिए कि अगर जो भी एनर्जी यहाँ जनरेट होगी तो इट विल मूव आउटवर्ड, तो कन्वेक्शन मेथड से, कन्वेक्शन के माध्यम से बाहर की तरफ निकलेगी, इसी को हम सोलर कन्वेक्शन बोलते हैं, वी कॉल इट एज सोलर कन्वेक्शन। ठीक है, जैसे आप हीट भी करेंगे तो ये चीज कैसे ऊपर की तरफ ऐसे मूव करेगी, हीट यहाँ से ट्रांसफर होगी, ऐसे सूरज का भी ऐसे ही है। अब देखिए, एक टर्म और आता है जिसे हम सुपर ग्रेनुलेशंस बोलते हैं। ठीक है, लार्ज कन्वेक्शन सेल्स फॉर्मिंग अ नेटवर्क ऑन द सोलर नेटवर्क। ठीक है, जैसे ये बहुत सारे ऐसे कन्वेक्शन सेल्स होते हैं। ठीक है, ये कन्वेक्शन सेल्स है जहां से अंदर से हीट बाहर की तरफ ट्रांसफर हो रही है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सेल्स का फॉर्मेशन होता है, सोलर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम सोलर ग्रेनुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम सोलर ग्रेनुलेशन बोलते हैं, जो कि 30,000 किलोमीटर तक होगी और 24 घंटे इनकी लाइफ टाइम होती है। इसकी कई लेंस होती हैं जो डेवलप होती है, कूलर लेंस प्रेजेंट बिटवीन द कन्वेक्शन सेल्स, मतलब जो भी कन्वेक्शन सेल्स होंगे बीच बीच में उनमें कूलर लेंस होगी, जिसकी विड्थ लगभग 6,000 किलोमीटर तक की होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब साइंटिस्ट कई बार अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि सुपर ग्रेनुलेशन होता क्या है, साइज कैसे डिटरमाइन करती है, मैग्नेटिक चेंजेस कैसे होते हैं, क्यों कंसंट्रेटेड है, ये सब चीजें वो स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें उन्होंने कुछ चीजें कंक्लूड की हैं, तो जैसे कई बार कहा गया कि जो लेन है विड्थ एंड इंटेंसिफाइज शोज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन ऑन सन स्पॉट नंबर, मतलब सन स्पॉट्स ऐसे एरिया होते हैं जहां पे एवरेज टेम्परेचर कंपेरेटिवली लेस होता है, तो वो स्टडी कर रहे हैं किस लेन में, किस लैटिट्यूड में क्या डेवलपमेंट आपका हो रहा है। अब इसमें देखिए, सुपर ग्रैनुलर प्रॉपर्टी है, उसके माध्यम से सूरज को समझना, उसकी एक्टिविटी लेवल को समझना, सोलर विंड को समझना, ये सब थोड़ा सा हमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यूपीएससी के कंटेक्स्ट में कई जीएस पेपर 3 के अंदर इसमें प्रश्न आपका आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अडैप्टिव बायोटेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पे आप देखिए, एक इवेंट हुआ था अडॉप्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग के कंटेक्स्ट में, एक इवेंट आपका हुआ था वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के कंटेक्स्ट में, इसमें थीम थी क्लाइमेट एक्शन के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ चीजें हाईलाइट की गई। पहली, बायो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आपको समझना है, यहाँ पे हमें यूजफुल प्रोडक्ट बनाना है थ्रू बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब माइक्रोब्स, एंजाइम्स, सेल्स, प्लांट्स, इनका यूज करके हम कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाए, उसे हम बायो मैन्युफैक्चरिंग शब्द यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए बायोफ्यूल बना रहे हैं, बायो मटेरियल, जहां बायो शब्द मिला है इसका मतलब हम बायोलॉजिकल सोर्सेस का यूज कर रहे हैं, बायोफ्यूल बना रहे हैं, बायोमटेरियल बना रहे हैं, केमिकल, फूड इंग्रेडिएंट, और ये सब क्या है, बायो मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है। फ्यूचर के अंदर इन सब का डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ेगा। देखिए, एडाप्टिव बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है यहाँ पे बायोटेक वी यूज बायोटेक्नोलॉजी जिससे कि सोसाइटी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इकोसिस्टम वो अपने आप को अडॉप्ट कर सके। जैसे अगर आपसे पूछा जाए एडाप्टिव बायोटेक्नोलॉजी क्या, तो आपको क्या बोलना है कि बायोटेक्नोलॉजी के ऐसे टूल्स, टेक्निक जिसके माध्यम से समाज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री अपने आप को क्लाइमेट चेंज के प्रति अडॉप्ट कर सके, तो उसे हम एडाप्टिव बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। जिसमें जैसे मान लीजिए ऐसे क्रॉप्स बनाना जिसमें क्लाइमेट चेंज का ज्यादा असर ना हो, ग्रीन फ्यूल्स डेवलप
डेवलप करना, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करना, कार्बन की यूटिलाइजेशन करना, ये सब है। तो ये कई चीजें क्यों जरूरत है, देखिए फॉसिल रिसोर्सेस हैं, हाई पॉल्यूटिंग मटेरियल डिपेंडेंस है, मतलब फॉसिल रिसोर्सेस वो रिड्यूस हो रहे हैं, जो ऐसे पॉल्यूटिंग मटेरियल पर डिपेंडेंसी बनी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट और कार्बन से यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं, और भी चीजों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, मतलब वेस्ट से थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी हम वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी बायो ई3 पॉलिसी है, जिसमें हम ई क्या है, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब यहाँ पे हम बायो मैन्युफैक्चरिंग को यूज करके और फ्यूल, केमिकल और कई मटेरियल डेवलप कर सकते हैं, जिससे एनवायरमेंट जनरेट भी होगा और साथ में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। साथ में देखिए ये भी कहा गया कि जो वेस्ट जनरेशन होता है, जो भी वेस्ट जनरेशन होगा उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, ये है, और जो क्लाइमेट चेंज का थ्रेट है, इस कंसर्न को दूर करने के लिए भी हम प्रयास कर सकते हैं। अब देखिए इस पे कई प्रकार की हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, जैसे माइक्रोबायोम्स हैं, माइक्रोबायोम है, कई जो सो कॉल्ड अवेलेबल माइक्रोब्स हैं उनको समझना, इकोसिस्टम को मॉनिटर करना, इन्वेजिव स्पीसीज बहुत सारी उनको समझना, ऐसे बहुत सारे प्रयास हमें करने पड़ेंगे। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट है, लाइफ बोलते हैं जिसे, तो मिशन लाइफ लिंक है, इस पर भी वर्क करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ अवेयरनेस ही नहीं, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स सो कॉल्ड मिशन लाइफ कंटेक्स्ट में जो भी प्रयास करना है, ऐसी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, उसके लिए भी कार्य करना है। देखिए कई चीजें हम आगे कर सकते हैं, जैसे एल्गी बेस्ड बायो मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है, कार्बन को जो है कार्बन का सोर्स को यूज करते हुए कई प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, इवन जो सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज होती है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैप्चर्ड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे बायोमिथेनेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया है, और इसमें क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं, जो जल्दी से आप पॉज करके क्वेश्चन देख लीजिएगा और इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आप क्या इनको कर पा रहे हैं कि नहीं कर। तो जैसे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, ये आंसर है, पॉज करके क्वेश्चंस देखिए आप। जैसे नेक्स्ट एलएलएफ अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम है, तो विद रेफरेंस टू अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन नेस्ट एंड लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन, रिन्यूड एमओयू आपका 28 तक रहेगा, ये भी हमने डिस्कस भी किया है, तो बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 2 है, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, बिकॉज प्रोग्राम में इट इंक्लूड कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल एआई सिस्टम और इस सब है, यहाँ पे ये डज नॉट इंक्लूड एआई लिखा, ये गलत है। आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, जैसे अपेडा मिलेट फंक्शनल फूड के बारे में देखा जाए, तो विद रेफरेंस टू इंडिया फर्स्ट एवर सी शिपमेंट ऑफ बोटेनिकल इन्फ्यूज रेडी टू कुक मिलेट फंक्शनल फूड टू न्यूजीलैंड, इसके बारे में देखा था, तो शिपमेंट वाज फैसिलिटेटेड बाय एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कंसाइनमेंट जो है कर्नाटका से न्यूजीलैंड किया है, ठीक है। तो यहाँ भी दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट की फंक्शनल फूड आर फूड दैट प्रोवाइड ओनली बेसिक न्यूट्रिशन, तो गलत बात है, उसमें एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत होगा। तो आप पॉज करके क्वेश्चन आप आंसर कर लीजिए। एडाप्टिव बायोटेक्नोलॉजी की बात किया जाए, तो एडाप्टिव बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स डेवलप बायोलॉजिकल सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। बायो मैन्युफैक्चरिंग यूजेस बायोलॉजिकल सिस्टम सच एज माइक्रोब्स, enzymes, cells or plants to produce useful product. Bio3 policy is linked only with medical biotechnology and has no relevance to the economy, environment और employment. तो यहाँ भी तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि Bio3 जो है इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट तीनों से जुड़ा हुआ है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड। द स्टडी यूज्ड मोर देन 100 ईयर ऑफ सोलर डेटा फ्रॉम कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। सुपर ग्रेनुलेशंस आर लार्ज कन्वेक्शन सेल्स ऑन सोलर surface with average size of about 30,000 kilometer. The study found that lane width and intensity shows no relations with sunspot number. तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ भी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही, तीसरा गलत है, ठीक है। तो एक पैटर्न में ही क्वेश्चन है थोड़ा सा, बट आगे आगे हम चेंज करेंगे इसको। तो इनकरेक्ट, बिकॉज लेन विड्थ एंड इंटेंसिफाइड शो द स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद सनस्पॉट नंबर, मतलब दे आर लिंक्ड विद जो लेन विड्थ है और इंटेंसिटी है वो सनस्पॉट नंबर से भी जुड़ी है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। फिर आ जाते हैं, देखिए बायोडाइवर्सिटी कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया फॉलोज अ 3 टायर बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस सिस्टम, जिसमें नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी है। पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर डॉक्यूमेंट लोकल बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मींस अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विदाउट शेयरिंग बेनिफिट विद द लोकल कम्युनिटी, तो यहाँ पे भी तीसरा स्टेटमेंट गलत है। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इंश्योर्स फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विदाउट शेयरिंग बेनिफिट विद द लोकल कम्युनिटीज, तो ये बात गलत है। वी हैव टू शेयर बेनिफिट विद द लोकल कम्युनिटीज एज वेल। फिर आ जाते हैं, देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो रिफॉर्म्स कंटेक्स्ट में, तो इंडिविजुअल पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया दे आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिस्टेड इंडियन कंपनीज थ्रू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। इंडिया PROI इन्वेस्टमेंट लिमिट in a company has been increased from 5 to 10%. Foreign portfolio investor have been completely barred from investing in government security, तो गलत बात है, इनको भी अलाउ किया। ये तो रिवीजन क्वेश्चंस हैं, ठीक है, रिवीजन क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर आ जाते हैं, ये पोर्टल नहीं है। फिर सेकंड जनरेशन डीजल की बात करें, इट्स अ नॉन फूड बायोमास एंड वेस्ट मटेरियल जो कि डीजल लाइक फ्यूल बना सकता है। इट कैन हेल्प रिड्यूस क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग एंड फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस। इट मेनली डिपेंड ऑन फूड ग्रेन सच एज व्हीट राइस एज इट्स प्राइमरी फीड स्टॉक। तो यहाँ भी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड जो है इनकरेक्ट है, बिकॉज सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल मेनली यूजेस नॉट फूड बायोमास, क्रॉप रेसिड्यू, फॉरेस्ट्री रेसिड्यू एंड ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। ये थर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ लिखा इट मेनली डिपेंड ऑन फूड ग्रेन्स, व्हीट और राइस पे, तो ये ऐसा नहीं है, मतलब नॉन फूड बायोमास पे वो निर्भर आपको करता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। देखिए सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, हाई क्वालिटी
क्वालिटी करंट अफेयर्स कवर करना ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, तो आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं। आप सौरभ पांडे सीएसई ऐप डाउनलोड करिए और करंट अफेयर कोर्स जो है, डेली करंट अफेयर कोर्स लॉन्च है, ठीक है। अभी 20% ऑफ है, उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इस अमाउंट में 25% ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए डेली करंट अफेयर लगभग जून 2025 से लेकर जून 2027 तक डेली बेसिस में क्लासेस होंगी। ये कोई ऐसा करंट अफेयर कोर्स नहीं जहाँ पे हम 20-25 क्लास करेंगे, यहाँ पे 200 प्लस क्लासेस डेली बेसिस में चलेंगी। और जिस तरीके का रेलेवेंस करंट अफेयर्स में है, तो आप जरूरी है कि आप डेली बेसिस में चीजों को करें, वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से करें, तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। 35 प्लस क्वेश्चन इस बार सेशन से आए हैं, और अगर उसका प्रूफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में शेयर करिएगा। टेलीग्राम चैनल में वो ऑलरेडी शेयर्ड है, और सौरभ पांडे सीएसई ऐप के अंदर भी है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जो कि 21 जून से क्लासेस चालू हो रही है, 100 प्लस लाइव लेसन हैं, तो इसको आप हिस्सा बन सकते हैं। इस पर भी 25% ऑफ है। अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल से जुड़ते हैं तो करंट अफेयर कोर्स इसी में इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से जुड़ने की जरूरत नहीं है। तो हाई क्वालिटी कंटेंट है, जरूर से जुड़े। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।